जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का एक अगला पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट कर चुके हैं, जो कि आपने वीडियो देखा होगा। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई काम या कोई चीज़ शौक के लिए करता है या अपनी खुशी के लिए करता है और एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं करता। मतलब वो किसी व्यवसाय के तौर पर किसी काम को या किसी चीज़ को नहीं करता, बल्कि अपनी खुशी के लिए करता है जिसमें उसको मज़ा आता है। तो ऐसे ऐसे पर्सन को बोलते हैं एमेचर, यानी शौकिया। तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, लिखा हुआ है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग आसानी से कर सकता हो। ऐसे पर्सन को बोलेंगे एम्बीडेक्ट्रस, यानी उभयहस्त। देखिए, ऐसे कई इंडिया में ऐसे कई कलाकार हुए, जैसे अमिताभ बच्चन हुए और सचिन तेंदुलकर हुए, जो कि अपने दोनों हाथों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्ट्रस बोलेंगे। आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो कैरेक्टर रोल प्ले किया है वायरस का, वीरू सहस्त्रबुद्धे, तो उनको आपने देखा होगा कि वो अपने दोनों हाथों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्ट्रस बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। एक व्यक्ति जो कि 2 पार्टियों द्वारा या 2 पक्षों द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किस लिए? टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, किसी विवाद को सुलझाने के लिए। मतलब 2 पक्षों द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को किसी मामले को सुलझाने के लिए अगर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं आर्बिट्रेटर, यानी मध्यस्थ या पंच। तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट थे। एक था एमेचर, एक एम्बीडेक्ट्रस और एक आर्बिट्रेटर। एमेचर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुशी के लिए काम करता हो या अपने शौक के लिए काम करता हो और प्रोफेशन के लिए नहीं, तो उसे एमेचर बोलेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग आसानी से कर सकता हो, उसे एम्बीडेक्ट्रस बोलेंगे। और तीसरा पॉइंट था कि अगर किसी 2 पार्टियों द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को विवाद को सुलझाने के लिए रखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम आर्बिट्रेटर कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। देखिए, ऑस्टियर का क्या मतलब होता है? ऑस्टियर का मतलब होता है सादगी या संयमित। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि सादगी भरा, सीधा साधा या संयमित जीवन व्यतीत करता हो, उसको बोलेंगे एसेटिक, यानी सन्यासी। देखिए, सन्यासी का जीवन आपने देखा होगा कि वो सादा रहते हैं, सादा जीवन जीते हैं। सादे जीवन का एक मतलब, ऑस्टियर का एक मतलब कठोर भी होता है। देखिए, सादे जीने का मतलब ही कठोर होता है। जैसे सन्यासियों का जीवन है कि उनको दिन में जैसे 2 बारी खाना खाना है। 2 टाइम खाना खाने का मतलब है सादा खाना खाना है। तो सादा खाना खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, तो वो सादगी भरा जीवन हुआ। लेकिन एक तरह से कठोर भी हुआ कि 2 टाइम बस मिलेगा आपको खाना। और ये भी है कि उनको वीक में 1 बार फास्ट रखना होता है, तो कहीं ना कहीं कठोर है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो ऑस्टियर का मतलब है वो सादगी भी है और कठोर भी है। मतलब सादगी से जो जीवन जिया जाता है वो कठोर जीवन होता है। तो ऐसे जीवन को जीने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे एसेटिक, यानी सन्यासी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आस्था बदल ली हो, आस्था को बदल लिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अपोस्टेट, यानी धर्म त्यागी। देखिए, आस्था बदलना क्या हो सकता है? तो देखिए, आस्था जैसे रिलीजियस फॉर्म में अगर कोई आस्था हो, अगर किसी धर्म को मानता हो और उसने वो अपना धर्म बदल लिया हो, या पॉलिटिकल बिलीफ हो कोई, यानी उसकी राजनीतिक कोई आस्था हो, किसी पार्टी में कोई राजनीतिक आस्था हो और अब उसने वो पार्टी छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अपोस्टेट कहा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि अगर किसी सिद्धांत को या किसी धार्मिक या राजनीतिक आस्था को अगर किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया है, तो उसको अपोस्टेट कहेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। मतलब क्या? एन अलाउंस मतलब ऐसा भत्ता जो कि हस्बैंड द्वारा वाइफ को दिया जाएगा या दिया जाता है। कब? जब वो लीगली सेपरेटेड होते हैं। लीगली सेपरेटेड का मतलब
जब वो कानूनी तौर पर अलग अलग हो जाते हैं तो पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाने वाला एक भत्ता, जो कि एक जीवन निर्वाह के लिए जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी या हिंदी में निर्वाह है। देखिए लीगली सेपरेटेड का क्या मतलब है। देखिए जब डाइवोर्स फाइल होता है और जब फाइनली डाइवोर्स पे रिजल्ट आता है कि अब वो कानूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तो क्या होता है, हस्बैंड को जो उसकी वाइफ होती है तो उसको जीवन निर्वाह के लिए गुजारा भत्ता देना होता है। तो उस गुजारे भत्ते को जो एक वर्ड में बोला जाएगा उसको हम एलिमनी कहेंगे या निर्वाह व्यय करेंगे। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा भवन जहां सरकारी या सार्वजनिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वैसे भवन को क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं, यानी ऐतिहासिक अभिलेख या अभिलेखागार भी बोलेंगे। तो देखिए अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराने गवर्नमेंट रिकॉर्ड है या आदि के रिकॉर्ड्स हो गए, या कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो हैं जो कि काफ़ी टाइम पुराने हैं, या सरकारी दस्तावेज जो काफ़ी पुराने हैं और जो अभी के भी हैं, तो वो सारे दस्तावेज जहाँ जिस बिल्डिंग में रखे जाते हैं तो वैसी बिल्डिंग को हम आर्काइव बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए हिस्टोरिकल भी आएंगे और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी सम्मिलित किए जाएंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, मतलब सागर से घिरे कई द्वीपों का समूह। एक जो द्वीप समूह हो जो कि सागर से घिरा हो, एक द्वीप नहीं कई सारे द्वीप, तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि सागर से घिरा होता है उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। उसको क्या बोलेंगे, आर्कीपेलागो, यानी हिंदी में द्वीप समूह। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए जैसे एन एरिया ऑफ सी वेयर देयर आर मैनी आइलैंड्स, तो क्या कहलाएगा वो, आर्कीपेलागो कहलाएगा। जैसे आपका इंडोनेशियन आर्कीपेलागो हो गया, और गैलापागोस आर्कीपेलागो हो गया, फिलीपींस आर्कीपेलागो हो गया, अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और ये समुद्र से घिरे हुए हैं। तो ऐसे कई सारे द्वीप समूह को हम आर्कीपेलागो बोलेंगे। उसको याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है देखिए, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से याददाश्ती कमी। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी जो स्टेज होती है उसको बोलेंगे एमनेशिया। क्या बोलेंगे, एमनेशिया, हिंदी में विस्मरण। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति, किसी को भूलने की बीमारी है, कुछ टाइम के लिए हो या परमानेंटली उसकी अगर याददाश्त चली जाती है, तो ऐसी स्टेज को एमनेशिया बोला जाएगा। जैसे आपने वो आमिर खान की मूवी देखी होगी गजनी, तो गजनी मूवी में जो आमिर खान की और 15 मिनट में जो याददाश्त चली जाती है, वो टेम्पररी याददाश्त चली जाती है, तो वो जो स्टेज है उनकी वो एमनेशिया कहलाएगी। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड। एक ऐसा सार्वजनिक भवन जो कि सरकारी हो, जो सार्वजनिक भवन होगा वो सरकारी होगा, वेयर जहाँ पे शस्त्र बनाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं। मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसी सरकारी या सार्वजनिक जगह जहाँ पे जो शस्त्र है, जो आर्म्स है, वो बनाए जाते हैं और उनको स्टोर किया जाता है। वो क्या कहलाता है, आर्सेनल कहलाता है, यानी शस्त्रागार कहलाता है। देखिए जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं, तो आर्म फोर्सेस के जहाँ पे उनके जो हथियार है जहाँ पे बनते हैं और फिर जहाँ स्टोर किए जाते हैं, तो वैसी बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आर्सेनल बोलेंगे। इसको याद रखिएगा। अगले स्टेटमेंट है देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास या जीवनी उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी हो गया, एक बायोग्राफी हो गया। देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि एक किसी जो एक व्यक्ति है वो अपना जीवन इतिहास खुद ही लिख रहा हो, तो ऐसी बुक को बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ऐसी जीवनी को बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी।
लेकिन अगर स्टेटमेंट होता द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समबडी एल्स, मतलब किसी व्यक्ति का इतिहास या उसकी जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाए तो वो कहलाती है बायोग्राफी। और अगर वो जीवनी और जीवन परिचय या जीवन इतिहास अगर स्वयं उसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है ए मेडिसिन विच काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो कि जहर के प्रभाव को निष्क्रिय कर दे या जहर के प्रभाव को क्या कर दे, आपका बोल सकते हैं प्रभावहीन कर दे, वैसी दवा को बोलते हैं एंटीडोट, यानी जहर मारने की दवा। ठीक है। अब जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो जो कोरोना वायरस था उसकी जो वैक्सीन बनी, कोवैक्सीन हो गई या कोविशील्ड हो गई, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को हम क्या बोलेंगे, एंटीडोट बोलेंगे। याद रखिएगा। तो क्योंकि एक तरह से कोई भी जहर हो या कोई भी बीमारी हो, अगर उसके लिए कोई वैक्सीन बनती है जो कि उसको निष्क्रिय कर देती है, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देती है, तो उसको एंटीडोट बोला जाएगा। तो उसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जिसमें लेखक का नाम नहीं है। लेखक का नाम नहीं मतलब एक ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई कहानी या कविता जिसमें क्या हुआ कि लिखने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा हो, उससे अपना नाम ही मेंशन ना किया हो, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एनोनिमस, यानी बिना नाम का। तो देखिए ऐसी कोई कहानी हो सकती है कि किसी ने कहानी लिखी और अपना नाम ही नहीं मेंशन किया, किसी ने अपनी कविता लिखी, नाम ही नहीं मेंशन किया, या किसी ने अपनी बुक लिखी लेकिन उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया, तो ऐसी बुक को, कहानी को, कविता को हम एनोनिमस बोलते हैं। या किसी ने अगर कोई मूवी बनाते हैं तो उसमें डायरेक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर है वो अगर अपना नाम ही मेंशन ना करे तो ऐसी मूवी को हम क्या बोलेंगे, एनोनिमस बोलेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि कोई भी अगर मूवी हो, कोई भी अगर कहानी हो, कविता हो या कोई किताब हो, अगर उसमें उसने लिखने वाले का या उस मूवी को बनाने वाले का नाम नहीं मेंशन है, तो ऐसी मूवी, कहानी, कविता या सॉन्ग भी हो सकता है, एल्बम भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो उसको हम एनोनिमस कहेंगे। उस कहानी को या उस कविता को, उस किताब को हम क्या बोलेंगे, एनोनिमस बोलेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा हुआ है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। इसका क्या मतलब हुआ, एक राजनयिक या कूटनीतिक प्रतिनिधि किसी देश का जब दूसरे देश में बैठता हो या किसी दूसरे देश में उसका मुख्यालय हो या कोई किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश में अपनी राजनीतिक या कूटनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं अम्बेसडर, यानी राजदूत। देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जो एम्बेसडर होते हैं, जो बाहर जाते हैं, तो वो कौन होते हैं। देखिए यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसमें एक आईएफएस की पोस्ट होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो जिनको मिलती है वो क्या होते हैं, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरे देशों में, जो कि भारत का पक्ष रखते हैं वहाँ पे जा कर के। तो ऐसे व्यक्तियों को हम एम्बेसडर बोलते हैं। तो इंडिया में तो ये एक स्टैंडर्ड है बाहर एम्बेसडर बनने का, कि आपको यूपीएससी में एग्ज़ाम देना होगा, उसको क्रैक करना होगा, और जब आपको आईएफएस की पोस्ट मिलेगी तब आप एम्बेसडर के तौर पर बाहर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेंगे। अगला देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है टू गिव अप द थ्रोन, मतलब क्या इसका, सिंहासन त्यागना। तो सिंहासन त्यागने के लिए जो एक वर्ड का यूज़ है, जो एक वर्ड है, वो क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट मानी राज्य को त्यागना। तो उसको याद रखें कि अगर सिंहासन जो छोड़ना हो गया, उसके लिए जो एक वर्ड का यूज़ करेंगे तो एब्डिकेट का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमने वन वर्ड सब्डिविजन का एक सेशन दिया था, तो उसमें आपका काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी वो चीज़ देखी गई, और उम्मीद करते हैं ये भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।